Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 3 यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चैप्टर का डिटेल डिस्कशन कर लिया, साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लिए। अब आपके चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन्हें हम आज सॉल्व करने वाले हैं। सो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कॉम्बो मिलने वाला है जिसके अंदर वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। ओके, सो हम सबसे पहले करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर्स, देन हम आएंगे शॉर्ट आंसर्स पर, देन हम आएंगे लॉन्ग आंसर्स पर। ओके, इसी के साथ में आपको आंसर राइटिंग पैटर्न पता चलेगा और क्या क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं वो भी सभी आपको यहाँ पर पता चलने वाले, यानी कि बहुत सारा नॉलेज आपको आज होने वाला है। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। सो व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट कास्ट? डोमिनेंट कास्ट का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? डोमिनेंट कास्ट इज अ टर्म यूज्ड टू रिफर टू दोज कास्ट व्हिच हैड अ लार्ज पॉपुलेशन एंड वर ग्रांटेड लैंड राइट्स बाय द पार्शियल लैंड रिफॉर्म्स दैट केम आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो डोमिनेंट कास्ट हम किन्हें कहते हैं? जो कि सबसे पहले तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, यानी कि एक बहुत लार्ज ग्रुप है जिनके पास में लैंड राइट्स होते हैं। ठीक है, जिनके पास में लैंड राइट्स होते हैं उन सभी को हम डोमिनेंट कास्ट के अंदर कंसीडर करते हैं। सो जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो पूछा गया है उतना ही आंसर देना है। ओके, आंसर ओनली व्हाट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम यू। सो जैसे यहाँ पर आपसे पूछा डोमिनेंट कास्ट क्या है, तो सीधा सिंपल डोमिनेंट कास्ट क्या होती है, डेफिनेशन, मीनिंग आपने बताया एंड दैट्स इट। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Then question number 2 is give 2 examples of dominant land owning groups. तो अब आप यहाँ पर बताओगे कि डोमिनेंट कास्ट लैंड ओनिंग ग्रुप्स के क्या एग्जांपल्स होते हैं। सो आपने बताया यादव्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, वोकल लीगास ऑफ कर्नाटका, और भी ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आपकी बुक में दिए, कोई भी 2 एग्जांपल आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज संस्कृताइजेशन? अब आपने बताया कि संस्कृताइजेशन मतलब एक प्रोसेस जहां पर जो मेंबर्स होते हैं स्पेशली मिडिल या लोअर कास्ट के, वो अपना सोशल स्टेटस रेज करना चाह रहे हैं बाय अडॉप्टिंग द रिचुअल डोमेस्टिक एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ कास्ट ऑफ हायर स्टेटस। यानी कि जो मिडिल कास्ट के या लोअर कास्ट के पीपल हैं वो हायर कास्ट के लोगों की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, और वो किस तरह से उनके डोमेस्टिक रिचुअल एंड सोशल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके, और ये पूरा प्रोसेस होता है संस्कृताइजेशन। सो इस तरह से आपने डिफाइन कर दिया कि संस्कृताइजेशन क्या होता है। 1 या 2 लाइन में जितना वर्ड लिमिट है, जैसे यहाँ पर जनरली वर्ड लिमिट 25 वर्ड्स होता है वेरी शॉर्ट आंसर्स का। सो आपको उतने ही वर्ड लिमिट में बस अपने आंसर को लिखना है। ठीक है, जो पूछा गया है बस वही लिखना है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए। इन अननेसेसरी कोई भी चीज लिखोगे तो कोई मतलब नहीं, कोई आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। सो इसीलिए ओनली आंसर व्हाट हैज बीन आस्क्ड। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ महात्मा गांधी फॉर द वेलफेयर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास? अब वैसे तो बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं महात्मा गांधी के, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा वेरी शॉर्ट है तो हम मेन को यहाँ पर लिखेंगे। स्पेशली 2 या 3 पॉइंट्स हमने लिख दिए बहुत हो जाते हैं। ठीक है, सो हमने बताया कि द रोल ऑफ महात्मा गांधी फॉर द वेलफेयर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास वाज दैट ही एडवोकेटेड abolition of untouchability and other caste restrictions. He also termed them Harijan, meaning God's child. He towed and protested against the ill treatment of lower caste. ये हमने 3 पॉइंट्स में अपने आंसर को लिख दिया। हमने ये भी बता दिया कि उन्होंने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए प्रोटेस्ट किए थे, मतलब इसके खिलाफ उन्होंने एडवोकेट किया था, इसके बारे में उन्होंने एडवोकेट किया था। देन उन्होंने जो बाकी अदर कास्ट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उन्हें खत्म करने की बात करी थी, और इतना ही नहीं उन्होंने हरिजन टर्म यूज किया था जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स थे उनके लिए, जिसका मतलब होता है कि ये भगवान के ही बच्चे हैं, हरिजन, है ना। देन इसके बाद में उन्होंने जो इल ट्रीटमेंट होता था, जो बुरा व्यवहार किया जाता था लोअर कास्ट पीपल्स के साथ में, उसके खिलाफ में भी आवाज उठाई थी। सो एक पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चाहे तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, एंड ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? ये मैंने सर्कल क्यों किए थे आपको बताने के लिए कि उन्होंने किन पॉइंट्स पर फोकस किया और आपको किस तरह से लिखना है। अब आपको यही क्वेश्चन अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो आप इसके अंदर फिर सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए बताते, सभी मूवमेंट्स को आप यहाँ पर लिखते, महात्मा गांधी के बारे में आप लिखते, देन उसके बाद में अपने आंसर को कंक्लूड करते। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक्सप्लेन द two broad set of issues that are most important in giving rise to tribal movements। अब वो सबसे ज्यादा कौन से दो important issues थे जिसकी वजह से tribal movements स्टार्ट होते हैं। So आपने बताया two broad set of issues which have been most important in giving rise to tribal movements are issues relating to control over vital economic resources like land and forest, and issues relating to the मैटर्स ऑफ एथनिक कल्चरल आइडेंटिटी। अच्छा, अब यहाँ पर जैसा मैंने आपसे कहा, जो पूछा है आपको सिर्फ वही लिखना है, लेकिन जो एक चीज़ मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करी थी। अच्छा, जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो आपको मैं बता दूं कि चैप्टर 2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हमने आंसर राइटिंग पैटर्न को डिस्कस किया हुआ है। सो आपको अगर नहीं पता है कि आंसर किस तरह से लिखने हैं, सो आप उसे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ तो आपको बता ही रही हूँ। सो जैसा कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर आपको किसी, जैसे यहाँ पर था कि दो वो कौन से इश्यूज थे वो बताइए, सो आपको ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो चाहे वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आपको इस एक लाइन को जरूर लिखना है, क्योंकि जो आप बताने वाले हो उसको आपको थोड़ा सा तो डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा। अब जैसे सपोज ये क्वेश्चन था, आप 1 और 2 पॉइंट डालते और सीधे लिख देते, तो वो आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता। तो इसलिए आपने क्या बताया कि दो सेट हैं इश्यूज के जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। सो वो ये हैं, फर्स्ट है कि उन्होंने जो लैंड और फॉरेस्ट रहे ट्राइबल पीपल की, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी और कंट्रोल किया भी। एंड सेकेंडली, जो उनकी एथनिक कल्चरल आइडेंटिटी थी वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में खो जा रही थी एंड वो अफेक्ट हो रही थी, इसीलिए भी ट्राइबल मूवमेंट्स राइज होते हैं। क्लियर है? ये 2 पॉइंट्स आप यहाँ पर नोट करेंगे। अब जैसे भी कोई भी पॉइंट्स में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ऐसी चीज़ लग रही है कि हमें ये नहीं पता था, तो आप उसको नोट करते चलिए। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिवासी experiences of marginalization and their sense of injustice were mobilized to create shared Jharkhandi identity. Mention the issues against which leaders of Jharkhand agitated. अब आपको याद होगा कि 2000 में झारखंड क्रिएट होता है, आदिवासी को स्टेटहुड मिल जाता है, झारखंड और छत्तीसगढ़ क्रिएट होता है। क्लियर है? ये किस वजह से हुआ था? ट्राइबल आइडेंटिटी का जो इशू चल रहा था उसकी वजह से झारखंड क्रिएट हुआ था। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो आदिवासी के एक्सपीरियंसेस थे मार्जिनलाइजेशन के और इनजस्टिस जो उनके साथ में हो रहा था, उन सभी के लिए वो मोबिलाइज होते हैं, एक साथ में आते हैं और एक अपनी झारखंडी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, यानी झारखंड एस्टैब्लिश होता है। अल्टीमेटली ये एक चीज़ आपसे फर्स्ट लाइन में कही जा रही है। अब पूछा ये जा रहा है कि आपको वो इश्यूज बताने हैं जिसके लिए झारखंड जो है वो एगिटेट हुआ था, यानी कि ये प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट हुए थे। किस तरह से झारखंड क्रिएट होता है 2000 में, तो उसके पीछे क्या फोर्सेस थी जो वर्क कर रही थी, अल्टीमेटली ये पूछा जा रहा है। सो आपने बताया द इश्यूज अगेंस्ट विच लीडर्स ऑफ झारखंड एगिटेटेड वर acquisition of land for large irrigation projects and firing ranges, survey and settlement operations which were held up, camps closed down, etc. अब क्या हो रहा था, जो ट्राइबल पीपल्स थे उनके जो लैंड थे उसको एक्वायर करके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, फायरिंग प्रोजेक्ट्स, ये सभी लगाए जा रहे थे, यानी डेवलपमेंट हो रहा था इन द नेम ऑफ ट्राइबल्स के साथ में ऑपरेशन हो रहा था और यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही थी कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। सेकेंडली, सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस, कैंप्स क्लोज डाउन, उनके जो कैंप्स वगैरह थे उन सभी को बंद कर दिया गया था। सर्वेज होते हैं, सेटलमेंट्स होते हैं, इन सभी के कारण, इन सभी रीजंस की वजह से जो झारखंड के लीडर्स थे वो एगिटेट करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा एनालिटिकल काइंड ऑफ रहा है, भले ही वेरी शॉर्ट में पूछा गया है। सो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपको लगता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है। सो उस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद रखना है। ओके, अगर ये आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ न्यूक्लियर एंड एन एक्सटेंडेड फैमिली। अब आप बताइए न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड फैमिली के बीच में क्या डिफरेंस रहता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो डिफरेंस है न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली का, वो ये है कि न्यूक्लियर फैमिली एक सिंगल बेसिक फैमिली यूनिट है जहां पर पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। वेयर एज एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि जहां पर रिलेटिव्स भी होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे, इन लॉज भी होंगे, आंट्स, अंकल्स एक्सेट्रा, सभी साथ में रहते होंगे एक ही घर में। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सटेंडेड फैमिली का टाइप आपका। अच्छा, अब हमने जो है चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया हुआ है, हमने डिस्कस किया है कास्ट के बारे में, ट्राइब्स के बारे में, फैमिली के बारे में। अब जो आपका फैमिली इंस्टीट्यूशन है वो क्लास 11th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फैमिली
के कंसेप्ट में वो जनरली ये होंगे कि फैमिली के कितने फॉर्म्स होते हैं उसे एक्सप्लेन करिए, मैट्रिलिनियल फैमिली को बताइए, जो हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी किए हुए हैं। इन जनरल फैमिली से रिलेटेड यही क्वेश्चंस आएंगे। मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से बनते हैं वो हैं कास्ट और ट्राइब्स को लेके, जिसमें आपसे ट्राइबल स्ट्रगल पूछा जा सकता है, यानी आदिवासी स्ट्रगल आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। कास्ट से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा कि कॉलोनियल टाइम्स में कास्ट के साथ में क्या चीज़ें होती हैं, फिर हमने इसके बाद में पढ़ा कि कास्ट सिस्टम आज के समय में किस तरह से है, अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में। सो कास्ट वाला जो पूरा इंस्टीट्यूशन है उसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, एंड जो आपका ट्राइबल्स वाला क्वेश्चन है उसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसमें आपको आदिवासी स्ट्रगल एंड ट्राइबल आइडेंटिटी, ये 2 क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए जो चीजें मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। आदिवासी स्ट्रगल एंड ट्राइबल आइडेंटिटी, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम कास्ट इंस्टीट्यूशन में आ जाएं तो कॉलोनियल टाइम्स में कास्ट इंस्टीट्यूशन में किस तरह के चेंजेस हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंट कास्ट और संस्कृताइजेशन, ये दोनों ही टॉपिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ था एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट के बारे में जिन्होंने कास्ट सिस्टम को रिफॉर्म किया, जैसे आपने अंबेडकर को पढ़ा, महात्मा गांधी को पढ़ा, सो इन्हें भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इन्हें आप एग्जाम्पल्स के फॉर्म में अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि तीनों इंस्टीट्यूशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 हैं और इनमें भी क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी गुंजाइश है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था कि वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। सो अच्छे से पढ़िएगा चैप्टर को, है ना, और इन 2 इंस्टीट्यूशंस को स्पेशल फोकस करिए। पर फैमिली इंस्टीट्यूशन को छोड़ मत दीजिएगा, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, क्लियर है? अभी तक हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, अब हम आते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स पर। ओके, फर्स्ट इज हाउ हैज कास्टिज्म इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिक्स। कास्ट सिस्टम ने पॉलिटिक्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया है ये आपको बताना है। सो कास्टिज्म मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपने ये बता दिया, एक इंट्रोडक्शन दे दिया। कास्टिज्म मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के बेसिस पर जब आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे हम कास्टिज्म कहते हैं। इट फर्दर अफेक्ट्स ऑलरेडी डिवाइडेड कास्ट लाइन्स। इट प्लेसेस कास्ट इंटरेस्ट अहेड ऑफ पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। अब ऑलरेडी एक्सिस्टेड जो कास्ट लाइंस हैं, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, अब उसमें भी और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कास्ट इंटरेस्ट को पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर रख रहे हैं, यानी कास्ट हमारे लिए सुप्रीम हो गई, पॉलिटिक्स उसके भी नीचे आती है। फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हैज बीन डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय कास्ट। अब इंडिपेंडेंस के बाद से ही हमारे यहाँ पर कास्ट को लेके पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा शुरू हो जाती हैं। कास्ट को लेके पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा शुरू हो जाती हैं। इट्स फंक्शनिंग हैज बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू प्रिडिक्ट द स्विंग ऑफ इलेक्टोरल रिजल्ट्स। और किस तरह से कास्ट सिस्टम पॉलिटिक्स में या फिर पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करने लगा इलेक्शंस को, इलेक्शन के रिजल्ट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को। अब किसी ने एक बार शायद ये सवाल भी पूछा था कि वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या होती है। यहाँ पर अब जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो भी आपको एक्सप्लेन करनी है एग्जाम्पल्स के साथ में। क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो किसी भी कास्ट के लोगों को या फिर जिस भी कास्ट की मेजॉरिटी होती है, जैसे कि जस्ट सपोज ये एरिया है पूरा, इस एरिया में 3 सब एरियाज हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मान लेते हैं ये एक पूरा स्टेट है, इसके अंदर ये डिस्ट्रिक्ट है, जस्ट सपोज मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट मान लीजिए कि ए कास्ट की मेजॉरिटी ज्यादा है, यहाँ पर सी कास्ट की मेजॉरिटी ज्यादा है, ठीक है। सो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इस एरिया में वर्क कर रही होंगी वो क्या करेंगी, ये जो डोमिनेंट मेजॉरिटी में है ए कास्ट, इनके लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लान्स पॉलिसीज़ लेके आना, इनके वेलफेयर की बात करना, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होने वाला है, ये जो कास्ट है ये इलेक्शन में इनको बेनिफिट करने वाली है। जस्ट सपोज मान लीजिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हूँ, सो मेरे एरिया में जो भी मेजॉरिटी में होगी मैं चाहूँगी कि उसका सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा मिले, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ में होंगे
वो तो ठीक है, उनका सपोर्ट तो अपनी जगह है ही, लेकिन मेजॉरिटी का फर्क ज्यादा पड़ता है इलेक्शंस में। तो क्या किया, जो मेजॉरिटी में कास्ट थी उस कास्ट को बोल दिया कि हम इस कास्ट को सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि इस कास्ट के लोग जो हैं वो आगे आए, इनके साथ में शोषण हुआ है और इनके साथ में मतलब जो चीजें होती हैं उसको जनरली बोलेंगे। और फिर होता क्या है, वो कास्ट के जो पीपल्स हैं वो बहुत ज्यादा इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली इलेक्शन में इन्हें वोट देते हैं। अब ये एजेंडा सबसे ज्यादा किस तरह से यूज किया जाता है, जैसे लोअर कास्ट के पीपल हो गए, अनटचेबल्स की बात करने लग गए, या फिर कोई और एक अलग से कास्ट निकले। जैसे हमने बात करी कि कास्ट में सब कास्ट होती हैं, फिर सब कास्ट भी होती हैं। सो जैसे मान लीजिए आप जाट वगैरह आ गए, फिर उसके बाद में और कोई दूसरी कास्ट आ गई कहीं से। सो यहाँ कोई किसी को भी पर्सनली हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम पूरे एज अ सिस्टम की बात कर रहे हैं इंडिया में। सो कोई भी एक पर्टिकुलर कास्ट जो है आ जाती है या सब कास्ट आ जाती है, फिर उसकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है पूरी, फिर वो पार्टी उन लोगों के वेलफेयर की बातें करती है और अल्टीमेटली इलेक्शन में ये सारा काम वोट के लिए होता है कि हमको जब इलेक्शंस हो तो इन लोगों से भी हमें वोट मिले। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये तो हमारे यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम का एक तरीके से मतलब है ही कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शंस के टाइम में तो बहुत सारे वादे करती है, लेकिन इलेक्शन के बाद में अपने वादे कहीं ना कहीं भूल जाती हैं। बहुत कम पार्टीज ऐसी होती हैं जो अपने वादे को पूरा करती हैं, अपने जो भी उनके मैनिफेस्टो होते हैं उसको वो कंप्लीट कर रहे हो, उसको वो फुलफिल कर रहे हो। सो अल्टीमेटली ये जो कास्टिज्म है ये पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। सो ये सारे इसके कारण रहे हैं और इस तरह से पॉलिटिक्स और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है और इलेक्टोरल रिजल्ट्स में अफेक्ट करती है। इंडिपेंडेंस के बाद से ही ये कास्ट पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पर शुरू हो चुकी है। And the caste remains central to electoral politics, and since the 1980s we have seen the emergence of strong caste based political parties। और इतना ही नहीं, 1980s के बाद से ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारे यहाँ पर इमर्ज होती जा रही हैं। जैसे हमने ये एग्जाम्पल्स भी पढ़े हैं, जैसे डोमिनेंट कास्ट का अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे यादव्स हो गए आपके उत्तर प्रदेश के। सो इन्होंने क्या करा, ये अपनी कास्ट की एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी इनकी बन चुकी है। सो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ पर इमर्ज होती हैं। And the situation worsens as parties compete with each other in utilizing the same kind of caste calculus, but does nothing or very less for the welfare of people। और ultimately politics में होता क्या है, जो पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर बस निशाना साधती रहती हैं, लड़ाई झगड़ा इनके बीच में होता रहता है। इलेक्शन हुआ, सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। फिर वापस से जब इलेक्शन आएगा, फिर वापस से सारी वेलफेयर स्कीम्स की बातें शुरू हो जाएंगी, कास्ट की बात शुरू हो जाएगी, कास्ट के वेलफेयर की बात शुरू हो जाएगी। रिजर्वेशन आज के समय में बहुत अच्छा मुद्दा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो और अगर किसी कास्ट के बारे में पर्टिकुलरली बात हो रही तो हम जब इलेक्शन में आएंगे या हम जब जीतेंगे तो हम आपके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आएंगे, हम आपको जॉब्स में इतना रिजर्वेशन देंगे, हम इस कास्ट के लोगों को इतना ज्यादा, और जो मेजॉरिटी में होता है उनके लिए सबसे ज्यादा करते हैं। तो ये सारा कुछ वोट बैंक पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है। Politics is all about election, results, power, authority and this. And caste system इस सोसाइटी को और ज़्यादा डिवाइड करती है। So इसका कंक्लूजन किस तरह से करोगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्हें कास्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन कास्ट से ज़्यादा पीपल के वेलफेयर की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस तरह से आप अपने आंसर को यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। अगर शॉर्ट में पूछा है तो एग्जाम्पल्स ना लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर लॉन्ग में पूछा है तो सारे एग्जाम्पल्स लिखिए, सारा कुछ डिटेल में बताइए, बहुत अच्छा सा कंक्लूजन करिए। एनालिटिकल क्वेश्चन है। क्लियर है, आया समझ में ये वाला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डिड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एग्जिस्टेंस में किस तरह से आती हैं ये आपको बताएं। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। सो कॉलोनियल पीरियड में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाती है कास्ट सिस्टम के अंदर, और कास्ट सिस्टम को रिफॉर्म करने की भी बातें शुरू होती हैं। तो यहाँ ये शुरू होता है सेंसस के साथ में, लैंड रिफॉर्म मतलब लैंड सेटलमेंट के साथ में, इरिगेशन स्कीम्स के साथ में, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट बात करती है लीगल रिकॉग्निशन टू द लिस्ट और शेड्यूल ऑफ कास्ट एंड ट्राइब्स, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के जो पीपल्स हैं उनकी लिस्टिंग होती है, एंड जो मतलब जो डाउन ट्रोडन कास्ट होती हैं या फिर जिनको वेलफेयर की ज़रूरत है, जो कि सोशली बहुत ज़्यादा पीछे रह गई हैं, उन सभी के वेलफेयर की बात यहाँ पे शुरू होती है। तो शेड्यूल लिस्टिंग होती है और अल्टीमेटली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये दो लिस्टिंग होती हैं और बात की जाती है कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए स्टेट के थ्रू, यानी इनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लेके जाए। और इस तरह से शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट जो है वो कॉन्सेप्ट
इमर्ज होते हैं, एंड दीज वर एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की दैट सफर्ड सीवियर डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग द अनटचेबल कास्ट एंड वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड इन द शेड्यूल कास्ट। और ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की पीपल हैं, इनके साथ में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है पास्ट के टाइम में, इसमें अनटचेबल कास्ट भी आपकी आ जाती हैं। सो इस तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज होता है। सो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। सो इस एक्ट को ध्यान रखिए, ब्रिटिशर्स लेके आते हैं, क्यों लेके आते हैं, वेलफेयर करना है डाउन ट्रोडन का। क्लियर है, आया समझ में। अब एक और है आपका लॉन्ग क्वेश्चन इसी चैप्टर में से, दैट इज डिस्कस द वेज दैट स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट इन इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन हम एनसीईआरटी में भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। सो मैं यहाँ पर आपको एक लाइन बताऊंगी या एक फॉर्मेट बताऊंगी कि आपको इस आंसर को किस तरह से लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर नोट करे हैं हम उनको एक जस्ट रीड करेंगे एक बार। क्लियर है। सो क्या पूछा है कि जो कास्ट इंस्टीट्यूशन है वो कॉलोनियल टाइम्स में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है। तो उसके क्या कारण थे वो आपको बताना है। कास्ट इज एन इंस्टीट्यूशन यूनिकली एसोसिएटेड विद द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द 4 वर्ण क्लासिफिकेशन इज अराउंड 3000 ईयर्स ओल्ड। इंट्रोडक्शन दिया, बताया कि कास्ट सिस्टम है क्या, पहले के समय में कास्ट सिस्टम किस तरह का हुआ करता था। पहले कास्ट सिस्टम नहीं, वर्ण सिस्टम हुआ करता था जिसमें 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। लेकिन कास्ट सिस्टम डिफरेंट टाइम में डिफरेंट तरह से रहा। जैसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्ण था, उसके बाद में जाति प्रथा होने लगी, फिर उसके बाद में कास्ट सिस्टम इमर्ज हुआ। The present form of caste as a social institution has been shaped very strongly by the colonial period. आज के टाइम में जो कास्ट सिस्टम हम देखते हैं उसे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने या कॉलोनियल रूलर्स ने ही शेप किया हुआ है, या फिर ये रिजल्ट है कॉलोनियल रूल का ही। ठीक है, जो आज कास्ट इंस्टीट्यूशन हम देखते हैं। ये हो गया आपके आंसर का इंट्रोडक्शन। ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। क्लियर है। अब इसके बाद में आप किस तरह से अपने आंसर को लिखोगे ये मैं आपको बता देती हूँ। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, कास्ट सिस्टम बता दिया, पहले के समय में किस तरह का कास्ट इंस्टीट्यूशन था वो आपने बता दिया। अब इसके इंट्रोडक्शन के बाद में आप बताओगे कि किस तरह के चेंजेस जो है आते हैं। तो आपने इंट्रोडक्शन दिया था, इसके बाद में आप ये बताओगे कि जो कॉलोनियल रूलर्स थे, ठीक है, आपने यहाँ पर डाला इन कॉलोनियल रेजीम या कॉलोनियल पीरियड, इस तरह से आपने हेडिंग डाली। और फिर आपने ये बताया कि जो कॉलोनाइजर्स थे वो इंडियन सोसाइटी को बहुत अच्छे से समझना चाहते थे, और उसे समझने के लिए, इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए उन्होंने कास्ट सिस्टम को समझने से शुरू किया। उस कास्ट सिस्टम को समझने के लिए उन्होंने सेंसस शुरू किया। यह आपने इंट्रोडक्शन दिया। और फिर कॉलोनियल पीरियड में किस तरह से कास्ट इंस्टीट्यूशन में चेंजेस आए वो आपने बताया। तो आप एक फ्लो चार्ट यहाँ पर बना सकते हो, इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि सबसे पहले तो सेंसस किए, इसके बाद में लैंड सेटलमेंट किया, लैंड सेटलमेंट के साथ ही इरिगेशन स्कीम्स लेके आते हैं। ओके, एंड इसके बाद में वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रोडन, वेलफेयर ऑफ डाउन ट्रोडन। क्लियर है। इस तरह से फ्लो चार्ट को यूज करके आप बता सकते हो कि कॉलोनाइजर्स ने हमारे कास्ट इंस्टीट्यूशन को किस तरह से बदलने की कोशिश की। अब सारा कुछ याद आ रहा है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो आपने सबसे पहले बताया कि ये जो सेंसस किए उन्होंने 1860s में। ऑल मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस स्पेशली द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट अंडरवेंट मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इन फैक्ट सम स्कॉलर्स आर्ग्यूड दैट व्हाट वी नो टुडे एज अ कास्ट इज मोर अ प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म देन ऑफ ancient Indian tradition, but by far the most important official effort to collect information on caste was through census। 1860 से सेंसस शुरू होते हैं। ठीक है, 1901 का सेंसस जो हर्बर्ट रिस्ले के अंडर में हुआ था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी कास्ट के बेसिस पर, वो सोशल हायरार्की ऑफ कास्ट के तरह
ली गई थी इन्फॉर्मेशन, मतलब जो कलेक्ट की गई थी इन्फॉर्मेशन वो इस बेसिस पर की गई थी कि सोशल हायरार्की में कौन सी कास्ट कहाँ पर प्लेस्ड है। सो इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं, क्योंकि सभी ये कहते हैं कि हमारी कास्ट को गलत तरीके से हायरार्की में प्रेजेंट किया गया, और अल्टीमेटली होता ये है कि ये जो डेटा बन जाता है, ये डेटा फिर आगे तक यही कंटिन्यू होता चलता है, ठीक है, आगे तक भी इसी डेटा के बेसिस पर अगले जो डेटाज होते हैं नेक्स्ट डिकेड्स में उन्हें कलेक्ट किया जाता है। और आज के समय में जो कास्ट इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं वो कॉलोनियलिज्म का ही प्रोडक्ट है। एंशिएंट ट्रेडिशन में इस तरह का कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता था। क्लियर है, आया समझ में? सो ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंडली, scholars feel that this kind of direct attempt to count caste and to officially record caste status changed the institution itself। और ये जो पूरा एफर्ट था जहां पर आप कास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, इसने कास्ट इंस्टीट्यूशन को बहुत तक चेंज कर दिया। Before this kind of intervention, caste identities had been much more fluid and less rigid, but afterwards it became more complex। और इसके बाद में जो कास्ट सिस्टम है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। Further, social intervention of the colonial states had a huge impact on the institution of caste। और इसी के साथ में जो कॉलोनियल स्टेट्स ने सोसाइटी में इंटरवेन किया उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट में। स्कॉलर्स फील, देन वापस ये आपके पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, एंड द फर्दर सोशल इंटरवेंशन ऑफ द कॉलोनियल स्टेट्स हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट। फिर इसके बाद में जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किए गए वहां पर क्या किया, जो अपर कास्ट के पीपल थे उनको लैंड राइट्स दे दिए गए, उनको लैंड ओनर्स बना दिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद में इरिगेशन स्कीम्स वगैरह लेके आते हैं पंजाब वगैरह में, वहां भी अपर कास्ट के लोगों को आगे कर दिया जाता है। अल्टीमेटली एक अच्छा काम किया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो शेड्यूल लिस्टिंग की गई, शेड्यूल्स बनाए गए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जहां पर वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रोडन की बात की गई। ठीक है, क्लियर है? सो ये सारा कुछ जो था आपका था कास्ट सिस्टम के अंदर कि किस तरह से कॉलोनियल टाइम्स में या ब्रिटिशर्स ने चेंज किया कास्ट इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स लिखने हैं, इन सभी को एक्सप्लेन करना है। मैंने क्यों नहीं एक्सप्लेन करा, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार इसे डिस्कस कर चुके हैं। सो ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर लिखेंगे, एंड जो बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि कास्ट और ट्राइब ये दोनों इंस्टीट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैमिली को पर स्किप मत करिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं वहां से। कास्ट और ट्राइब्स में भी कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। सो ये जो आपका चैप्टर 3 है ये शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड बाकी पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, डिटेल डिस्कशन हो चुका है हर एक टॉपिक का। और इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ हम चैप्टर को फुल्ली रिवाइज भी कर चुके हैं। फुल्ली रिवाइज करने के साथ साथ चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर चुके हैं, एमसीक्यूज कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। कॉम्बो पैक रेडी है चैप्टर 3 के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट एक और चीज कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारी क्लासेस के वीडियोज अवेलेबल हैं। अब आपको जो भी क्लास स्टडी करनी है, जैसे सपोज आपको क्लास 12th स्टडी करनी है, तो आपने क्लास 12th पे क्लिक किया, 12th में सभी सब्जेक्ट के वीडियोज यहाँ आपके सामने आएंगे। स्क्रॉल करेंगे और भी वीडियोज देखने को मिलेंगे, और सभी के नीचे जो है वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे। चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आएंगे, सभी के आगे वॉच नाउ लिखा हुआ है। जो भी टॉपिक पढ़ना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।